पर्दा भी ठीक है, आंख भी ठीक है, पीछे से नूर खत्म हो गया जी। तो डॉक्टर्स के पास जाए वो कहते हैं जी पीछे ही नूर खत्म हो गया। कि एक बड़ा अच्छा 1000 वॉट का बल्ब आपने लगाया और उसका पीछे स्विच जो है वो प्लग इन नहीं किया, तो उसके बाद वो काम कर सकेगा, वो नहीं कर सकेगा। ये डॉक्टर साहब जो अनरातें बोलते हैं, जो रात को नजर नहीं आता, सेल रिप्लेस नहीं हो रहे होते, यानी कि रिप्लेस होने के बाद जो नए बनने होते हैं कुदरती तौर पर वो बन नहीं रहे होते। उस वजह से रात के वक्त नजर आना शुरू में कम हो जाता है, पेशेंट टोटल ब्लाइंड हो जाता है, रोशनी कम होती है, उसको नजर कुछ नहीं आता। टिश्यू पेपर से आंख साफ करना खतरनाक साबित हो सकता है। बट अब आप टिश्यू पेपर को माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो टिश्यू पेपर के ऊपर छोटे छोटे बेतहाशा बेशुमार ज़रात, आंख के अंदर कोई भी चीज अनस्टल आप ना डाल सकते हैं ना लगा सकते। शुगर के मरीज जो होते हैं उनके लिए आपने देखा उनकी वो कहते हैं जी पर्दा छिज गया है, सुराख हो गए हैं। वो कोई मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो कहते हैं यार गुजारा हो रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो शुगर का पेशेंट है वो सबसे पहले जो प्रेजेंट करता है प्रॉब्लम के साथ वो होती है बिनाई। जब वो शुगर बढ़ती है ना, तो वो जो पैरासाइट्स है ना उनकी जो पकड़ है वो लूज होना शुरू हो जाती है और वो लॉस होना शुरू हो जाता है। जब वो पर्दा उखाड़ेगी तब फिर बंदा परमानेंट डैमेज और परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ जाएगा। न्यू प्लस में आपको खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली ज़ैन, माहिर अमराज़ चश्म है और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। नाज़रीन, आज बात होगी आंखों के मसाइल के हवाले से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच रिजवान फॉर इनवाइटिंग मी जी। आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और मुझे बड़ी खुशी है आपके हाथ। डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल, पहला सवाल ही मुद्दे की बात पे आते हैं। डॉक्टर साहब, लोग अक्सर जो है ना वो कहते हैं कि पर्दा भी ठीक है, आंख भी ठीक है, पीछे से नूर ख़त्म हो गया जी, वो कहते हैं नज़र आना बंद हो गया। तो डॉक्टर्स के पास जाए वो कहते हैं जी पीछे ही नूर ख़त्म हो गया। ये क्या है और इसका कोई इलाज है अभी तक जदीद साइंस में? रिजवान, इट्स अ वेरी गुड और ये बड़ा कॉमनली एक ऐसा सवाल है जिससे बेतहाशा लोगों का फ़ायदा होगा। देखिए, ये जो नॉर्मली उर्फ़ आम में हम जब इस बात को कहते हैं कि जी पीछे से नूर ख़त्म हो गया, वो हम रेफ़र कर रहे होते हैं ऑप्टिक नर्व्स को। ऑप्टिक नर्व्स वो कनेक्शंस हैं कि जो दिमाग तक आंख के पर्दे की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दिमाग तक पहुंचाती हैं। सो वो ऑप्टिक नर्व्स दो किस्म की आंख के आगे लगी होती हैं और उनका काम होता है रेलवे स्टेशन सारी इंफॉर्मेशन, सारे इम्पल्सेस आंख से आगे कलेक्ट करना और उनको। अब ये इसी तरह समझ लें कि एक बड़ा अच्छा 1000 वॉट का बल्ब आपने लगाया और उसका पीछे स्विच जो है वो प्लग इन नहीं किया, तो क्या अब वो अगर स्विच इन प्लग इन नहीं किया तो उसके बाद वो काम कर सकेगा, वो नहीं कर सकेगा। तो जो उर्फ़ आम में कहते हैं कि पीछे से नज़र ख़त्म हो गई है, उसका मतलब ये होता है कि ऑप्टिक नर्व्स जो है वो डैमेज हो गई हैं और काला मोतिया जो है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या वजह क्या है, यानी क्या रेफर्ड डिजीज़ है। तो एब्सोल्यूट ग्लोकोमा से हम कहते हैं, या आप कहते हैं एंड स्टेज ग्लोकोमा। ग्लोकोमा मीन्स काला मोतिया, और ये एक बड़ा ह्यूज टॉपिक है। ग्लोकोमा एक साइलेंट किलर होता है और इसको हमने जल्दी पकड़ना होता है, ये सबसे बड़ी बात है। जितना अर्ली आप इसको डायग्नोज करके इसको ट्रीट कर लेंगे, वो अल्लाह की रहमत से उस आंख की नसीब बचेगी, बाकी कुछ ना कुछ रिवर्सल भी होगा। अब आपका सवाल था कि क्या ये कुछ इलाज इसका हो सकता है या कुछ किया जा सकता है ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो जी, अच्छी बात यह है कि अगर एक पेशेंट आता है जिसकी डिजीज़ तकरीबन पीछे से ख़त्म हो चुकी है ऑप्टिक नर्व के लेवल पे ग्लोकोमा की वजह से, तो फिर उनके लिए हम ये होता है कि प्रेशर को हम बिल्कुल रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। यूँ समझ लें कि 4 या 5, यानी कि उसके प्रेशर को हमने पीछे से बिल्कुल एकदम उसको हाइपोटनी या एब्सोल्यूट हाइपोटनी नहीं, लेकिन बट ऑब्वियसली रिलेटिव हाइपोटनी, या एक थोड़ी टेक्निकल टर्म आवाम के लिए कि हम उनका प्रेशर कम करते हैं खास किस्म का स्टेंट या वेल्व डाल के। उसके साथ वट एवर द कंडीशन जो पेशेंट की प्रिवेल कर रही होती है, उससे उसकी जो है ना इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने का चांस बढ़ जाता है। अब ये जो बात है एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी मिथ और इसकी बेसिस क्या है? इसकी बेसिस ये है कि ऑप्टिक नर्व जब डैमेज होती है तो फाइबर्स कर्ल करके एक साइड पे चले जाते हैं। अपेरेंटली वो डेड नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब आप प्रेशर लो करते हैं और फॉर सम टाइम वो प्रेशर लो रहता है, तो कुछ ना कुछ एक्सोप्लाज्मिक फ्लो और ट्रांसफ़र के साथ वो टेम्पोरल फाइबर्स जो है वो बचे होते हैं और पेशेंट को कुछ ना कुछ स्कैनिंग में नज़र आना शुरू होती है। पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये हाथ हिलता नज़र आना शुरू हो गया, या जिसको रोशनी का ही नहीं पता चल रहा था उस बेचारे को कुछ रोशनी का दिन का पता चलना शुरू हो गया, और कुछ हाथ हिलता या कुछ ऐसा और कुछ उंगलियों का पता चलना शुरू हो गया। बेटर इंडीड फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा बड़ा अहम सवाल, और ये मसला है बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है, ये डॉक्टर साहब जो अनरातें बोलते हैं, जो रात को नज़र नहीं आता,
ये एक बहुत बड़ा जो है देखिए, बड़ा बर्निंग इशू है। पाकिस्तान, ये बिल्कुल असल में इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कज़िनल मैरिज होता क्या है पाकिस्तान के अंदर, हमारे फैमिली सेक्ट्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए नॉर्मली अब मतलब ये चेंज होते जा रहे हैं। इवन सऊदी अरब के अंदर तो उन्होंने काफ़ी हद तक कानून साजी भी कर दी है इस हिसाब में। पाकिस्तान के अंदर भी किसी हद तक अब कानून साजी इस रस्ते में है, और गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव अभी इस वक्त रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव कि निकाह खानों को मेक श्योर किया जाए कि वो फर्स्ट कज़न मैरिजेस को इतना ज़्यादा एडवोकेट ना करें। ये बेसिकली एक जीन है जो फैमिली में ट्रैवल करता प्रॉब्लम है। ये है, हमारे बच्चों के लिए तो कुर्बानियां माएँ और खाला और मासियां ही देती हैं, पतियां देती हाँ, हैं। एग्जैक्टली। अब दिस इज जीन कॉल्ड रेटिनाइटिस पिगमेंट, आरपी जीन। आरपी जीन जो है वो ट्रांसमिट होता है फीमेल को अगर हो तो इसका मतलब है कि वो डबल डोमिनेंट जीन है, दोनों तरफ से आया है। मेल को मैनिफेस्ट होता है, यानी कि बच्चे जो लड़के होते हैं उनको वो आता है, ठीक है, मैनिफेस्ट, और फीमेल कैरियर होती है नॉर्मली, लेकिन एट टाइम्स फीमेल भी इफेक्टेड हो जाती है। अच्छा, अब होता क्या है, बच्चा जब पैदा होता है तो पैदाइशी तौर पे उसकी नज़र ख़राब नहीं होती, उसको नज़र आ रहा होता है, चीज़ें पता चल रही होती हैं। 7 से 8 साल, अब इसके आगे से 4-5 वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट से मुराद ये है कि उस जो जीन है ना, उसके आगे से एक जीन है जो बहुत सख्त जीन है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट, फिर ऑटोसोमल रिसेसिव, फिर एक्स लिंक्ड, यानी 4 से 5 ही वेरिएंट्स हैं। उनमें कुछ जीन्स की मैनिफेस्टेशन बीमारी की इतनी ज़्यादा हो जाती है, मैनिफेस्टेशन से मुराद आवाम के लिए ये है कि वो बीमारी ज़ाहिर हो जाती है कि वो 9 या 10 साल की उम्र में पेशेंट की नज़र टोटल ब्लाइंड कर देती है। जिस तरह मैं आपको बताया कि इसकी वेरिएंट्स हैं, 4 किस्म के वेरिएंट्स होते हैं, 4 किस्म की तरीके से ये पैटर्न मैनिफेस्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी आवाम को बताना चाहिए। फिर उसके आगे से मुख्तलिफ किस्में हैं, मतलब पैटर्नवेरी सिंड्रोम हो सकता है, उसके साथ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है, उसके बाद मैक्रोस्पेरिंग के साथ और बड़े। अच्छा, अब होता क्या है कि एक अंधराता रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, उसके अंदर 9 साल या 10 साल की उम्र में बच्चा टोटल ब्लाइंड हो जाता है, सिर्फ रोशनी का पता चलना है, और उसके बाद रोशनी भी खत्म हो जाती है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो 20-21 साल 22 साल तक पेशेंट को नजर आता रहता है, सिर्फ ये कि कम रोशनी में उसको डिफिकल्टी हो रही होती है पर नज़र आ रहा होता है, और फिर 25-30 साल 40 साल की उम्र में वो बढ़ता है, और फिर 40-45 साल की उम्र में उसकी नज़र चली जाती है। कुछ होते हैं जो 40-45 साल की उम्र में ज़ाहिर होते हैं और फिर 50-60 साल तक उनको नज़र आता रहता है। अब हमारा जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट और जिसमें हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो होते हैं या 9 साल वाले या 20-21 साल वाले। इसमें क्या होता है कि वो सेल्स जो रॉड सेल्स होते हैं, रेटिनाइटिस मतलब पिगमेंटोसा, वो है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की बीमारी है, सेल रिप्लेस नहीं हो रहे होते, यानी कि रिप्लेस होने के बाद जो नए बनने होते हैं कुदरती तौर पर वो बन नहीं रहे होते। उस वजह से रात के वक्त नजर आना शुरू में कम हो जाता है, पेशेंट टोटल ब्लाइंड हो जाता है, रोशनी कम होती है, उसको नजर कुछ नहीं आता। उसके बाद थोड़ी सी बेहतरी होती है, फिर थोड़ी सी बेहतरी होती है, फिर थोड़ी सी, और एटलीस्ट एक स्टेज आती है जिसमें उसको दिन के वक्त भी नजर आना खराब हो। अच्छा जी, ये जो अनराते होते हैं ये दिन में भी आना बंद हो सकता है। अल्टीमेटली उनको दिन के अंदर नजर आना भी, जब कोन्स की तरफ आता है सेंटर पे तरफ, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हमने ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वक्त हमारे पास सपोर्टिव थेरेपीज हैं, सपोर्टिव थेरेपीज, और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह बाकी है लो विजन एड। लो विजन एड से मुराद ये कि एक पेशेंट जिसकी नज़र कम है तो उसको हम खास किस्म के अदसे, खास किस्म की टेलीस्कोप्स, खास किस्म का नज़दीक पढ़ने का चश्मा या नज़दीक पढ़ने का ग्लास वो दिया जाता है। ये शुरू की बातें होती हैं, लो विजन एड्स आवाम के लो विजन एड नंबर 1। दूसरा सपोर्टिव थेरेपी के अंदर खास किस्म के कुछ इंजेक्शंस, अगर आँख के पानी के अंदर मतलब आँख के अंदर कुछ पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया तो वो सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और उसके बाद कुछ खास किस्म की लेजर्स अगर पानी इकट्ठा होना है और उस सेंटर को इम्प्रूव करना है। थर्ड नंबर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एट टाइम्स यू डू गिव स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी या जीन या एक्सोसोम थेरेपी या ये एक टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर अभी हमें बहुत सारा टाइम है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इसके कैंडिडेट ही नहीं होते, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको फ़ायदा नहीं होता, उनको सपोर्टिव थेरेपी से या रूटीन थेरेपी से फ़ायदा होता है वर्सेस अनकन्वेंशनल या नई थेरेपी के साथ। सो हमने इसको स्क्रीन आउट करना है। सो एट द मोमेंट वी आर इन द प्रोसेस कि हम कौन से पेशेंट को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। उसमें हमारे पास सपोर्टिव थेरेपी नंबर 1 लेजर्स किस हिसाब से 2, और तीसरे नंबर के ऊपर लो विजन एड। ये सारी चीज़ें मिलाकर हम पेशेंट की लाइफ इस तरह कर देते हैं कि वो वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर अपने काम खुद कर सकें। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। अभी आप जब बैठे थे हम वीडियो के शुरू में तो मैंने टिश्यू से अपनी आंख साफ कर रहा था, तो आपने मुझे फ़ौरन कहा कि टिश्यू आंख से मैन मत लगाओ, ठीक है। क्या टिश्यू पेपर से आंख साफ करना
खतरनाक साबित हो सकता है? रिजवान एक्सीलेंट, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू वर्कड विद वेरी बेसिक क्वेश्चंस। आपने बड़े बेसिक जो अवामी को सवाल Yes. इन अवामी सवालों के लिए आप सामने देखिए, जब टिश्यू पेपर होता है उसमें माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, बट अब आप टिश्यू पेपर को माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो टिश्यू पेपर के ऊपर छोटे 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 बेतहाशा बेशुमार ज़रात होते हैं। जब आप टिश्यू पेपर को साथ डैम्प करने के लिए लगाते हैं, एक होता है जो मैक्रोस्कोपिक व्यू आपको बड़ा नजर आ रहा है कि आपने टिश्यू पेपर लगाया, दूसरा होता है कि उस टिश्यू पेपर में से जो छोटे छोटे ज़रात हैं वो निकल कर आपकी आंख में जाते हैं। ठीक है, अगर आपको जुकाम लगा हुए हैं, छींक लगी है, वॉट एवर, या आपने इवन नया भी लगाया, तो वो ऑलरेडी कंटेमिनेट होता है एयर के अंदर, वो स्टरलाइज्ड होकर नहीं आपकी आंख की तरफ जा रहा है। आंख के अंदर कोई भी चीज़ अनस्टरल आप ना डाल सकते हैं ना लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझें इस चीज़ को। अगर आप टिश्यू पेपर बड़ी मजबूरी के तहत लगाना भी है तो आपने नीचे कहीं रख के उसको करना है, आपकी आंख के करीब कोशिश यही है कि ना करें। बेटर ये कि आप पानी से, फ्रेश वाटर से उसको साफ कर लें, बजाय ये कि आंख के अंदर टिश्यू पेपर ही कोई ऐसी चीज़ लगाएं, क्योंकि बार 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 लगाने से वो माइक्रोफिब्रिल्स क्या होते हैं, खून जो पानी की नालियाँ होती हैं जिनके साथ पानी और जो आंसू उसमें निकलना होता है उसमें ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, और उस वजह से फिर पानी बाहर आना शुरू हो जाता है आंख से, कि उसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं वो ब्लॉक। और फिर अक्सर पेशेंट जिनकी लेजर सर्जरी हुई होती है, पेशेंट जिनकी कैटरेक्ट सर्जरी होती है, उनकी आंखें बड़ी सेंसिटिव होती हैं, वो ज़रा सा माइक्रोफिब्रिल लगाते हैं, वो माइक्रोफिब्रिल लगाने के साथ ही उनकी आंखों में से या रेडनेस शुरू हो जाती है या पानी निकलना शुरू होता है। सो ये एक बड़ा ही कॉमन और बड़ा ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक ऐसा इशू है जो हमें हर दूसरे दिन फेस करना पड़ता है। और उसमें पेशेंट को सिर्फ कहते हैं डोंट टच योर आई आइदर विद द टिश्यू पेपर। आप टिश्यू पेपर भी ना लगाएं और अपने हाथ भी ना लगाएं। अगर आप हाथ से भी मलने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ से भी कंटेमिनेशन आंख में जाती है, उसमें इन्फेक्शन होगी, आंख की पानी निकालने वाली नालियाँ सूजेंगी, उनकी ब्लॉकेज होगी, पानी ड्रिबल आउट करेगा, बाहर आएगा। सो पेशेंट्स को हमेशा यही समझाया जाता है कि आपने ना हाथ लगाना है ना टिश्यू पेपर लगाना। बड़ी मजबूरी है और बड़ी अर्ज हो रही है तो यू कैन वॉश योर आइज विद स्प्लैश ऑफ वाटर। आंख के अंदर कुछ ना लेके जाए। ना नहीं की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब एक और बड़ा अहम इशू आज आप आए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो ऑडियंस हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं आपकी एक्सपर्टीज से। शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनके लिए आपने देखा उनकी वो कहते हैं जी पर्दा छिज गया है, सुराख हो गए हैं, फिर वो एक मैंने देखा कि इंजेक्शन भी लगा रहे होते हैं कि इससे जो है ना वो 3 महीने में या महीने में एक इंजेक्शन लगता है। वो क्या होता है, ये शुगर के मरीज़ों की बनाई जा रही होती है। वो कोई, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो कहता है यार गुजारा हो रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, कोई इलाज नहीं है। आपके पास क्या है? एक्सीलेंट बात आपने की है रिजवान। शुगर का इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो शुगर का पेशेंट है वो सबसे पहले जो प्रेजेंट करता है प्रॉब्लम के साथ वो होती है निबनाई की प्रॉब्लम। हाँ। इस वक्त अगर पूरी दुनिया के अंदर रफली इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर आप करें तो 1/7 पेशेंट जो ना हर पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता जा रहा है कि आफ्टर एवरी 10वां बंदा उसको शुगर की तरफ वो जा रहा है, या प्री डायबिटिक या डायबिटिक है। अब होता क्या है, शुगर जब बढ़ती है ना सर, तो उसमें जो सॉर्बिटॉल है ना वो अकुमुलेट, सॉर्बिटॉल एक शुगर की टाइप है जिस तरह ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, सॉर्बिटॉल होता है। सॉर्बिटॉल कॉम्बिनेशन होना शुरू होती है, वो ना सिर्फ लेंस में कॉम्बिनेट होते हैं, ना बल्कि खास किस्म के सेल्स होते हैं खून की नालियों के अंदर। उन सेल्स का काम ये होता है कि उन्होंने नालियों को ऐसे जोड़ कर रखना है, पकड़ के रखना है, ठीक है, पैरासाइट्स कहते हैं हम उसको। जब वो शुगर बढ़ती है ना तो वो जो पैरासाइट्स है ना उनकी जो पकड़ है वो लूज होना शुरू हो जाती है और वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं। जब वो अपने जो गार्ड यानी कि जो खून की नालियां हैं, जब खून है ना वो एक नाली में गुजरता है, उसकी एक दीवार है, उस दीवार के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं, उन सेल्स को एक दूसरे के साथ लॉक करके अल्लाह की ज़ात ने रखा हुआ है कि उसमें से खून बाहर ना निकले, उसमें से कोई चीज़ इंग्रेडिएंट रिस्क के बाहर ना जाए। तो उनकी जो लॉकिंग है ना, शुगर क्या करती है, वो लॉकिंग ब्रेक करना शुरू कर देती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम फर्स्ट स्टेज डायबिटिक रेटिनोपैथी की लॉस ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट लॉस होते हैं जब उसका कनेक्शन सेल्स का आपस में वीक होता है, तो उसमें से पानी खून में जो प्लाज्मा है, खून के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, खून के अंदर बहुत सारे बेशुमार फैक्टर्स हैं, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर, एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वो लीक करना शुरू कर देते हैं। जब वो लीक करना शुरू करते हैं, चर्बी बाहर आना शुरू हो जाती है, तो उसके साथ साथ उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए कुदरत क्या करती है, नई खून की नालियाँ बनाना शुरू कर देती है। यानी कि एक बड़ी खून की वेसल जा रही है, वो वीक हुई, वहाँ से लीकेज हुई, तो उसको कवर करने के लिए वहाँ पर अल्लाह की ज़ात की तरफ से वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर यानी कि वेजएफ जो है वो निकलता है और वो एक खून की नाली बनाना शुरू कर देता है। अब ये जो नई नाली है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। ज़रा सा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, वो कमज़ोर नाली फट जाती है। ओके। जब वो फटती है तो खून आ जाता है आंख के अंदर, वो लीक होना शुरू होता है आंख के अंदर। समझे, ये वजह है, ये मिथ है
कि शुगर कैसे डिस्ट्रॉय करती है आंख को। अब वो खून की नालियाँ कमज़ोर हुई, नालियों में से नई नालियाँ स्प्रोट आउट हुई, वो वीक नालियाँ थी वो फट गई, उसमें से खून आना शुरू हो गया। अब क्या होना, अब जब खून आना शुरू हो जाएगा तो आंख सारी की सारी भर जाएगी, खून से पेशेंट को नजर आना बंद हो जाएगा। अब अगर उसका इलाज हो गया ठीक है, अगर सपोज इलाज नहीं होता, कोई ऐसी फार फ्लंग एरिया में या जहाँ डॉक्टर उसको अवेलेबल नहीं है, रेटिना का बंदा स्पेशलिस्ट नहीं अवेलेबल, तो क्या होगा, वही खून इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। वो इकट्ठा होगा और एक खून की जो है ना, जब वो इकट्ठा होगा तो वो एक झिल्ली बना देगा जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब खून है ना, जब देखें आपने देखा जब लोथड़ा खून का वैसे पड़ा रहता है, क्या होता है, वो जम जाता है। वो बेसिकली क्या करेगा, एक बहुत बड़ी मेम्ब्रेन बनाना शुरू कर देगा, वो मेम्ब्रेन खींचना शुरू हो जाएगी और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो साथ पर्दा उखाड़ के अपने साथ ले आएगी। जब वो पर्दा उखाड़ेगी तब फिर बंदा परमानेंट डैमेज और परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ जाएगा। इसको हम कहेंगे ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। तो जब ट्रैक्शन आना शुरू हो जाती है पर्दे के ऊपर तो ये इमरजेंसी होती है जिसमें हमने लाजमी पेशेंट की सर्जरी करनी है पर्दे की और उसको ठीक करना है। हाँ, अब अगर खून आया और अर्ली स्टेज पर आपने देख लिया कि खून की नालियां बन रही हैं और इसमें से लीकेज के चांस हैं, तो उसमें हम लेजर करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? लेजर। गोल्ड स्टैंडर्ड इज लेजर। अब हमारे पास ऐसी किस्म की भी लेजर्स आ गई हैं, ये पब्लिक मैसेज है। अब हमारे पास पाकिस्तान में ऐसी लेजर्स हैं कि आप इंजेक्शंस की बजाय आप सेंटर ऑफ मैकुला के ऊपर भी सब थ्रेशोल्ड डायोड मैकुलर लेजर करने के साथ आंख का पर्दा खुश्क कर सकते हैं, यानी कि इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो हर महीने आपको इंजेक्शन लगता है उसकी जगह हमारे पास अब लेज़र है जिसके साथ आप पर्दे को खुश्क कर सकते हैं और उसके साथ बनाई बचाई जा सकती है। बजाय कि हर महीने आपको टीका लगे आंख के अंदर, उसकी कॉस्ट अलग, उसका हैजट अलग, उसमें ज़ाया होने का खतरा अलग, भी नहीं है और वो बड़ा मुश्किल है। कोई मैंने देखा, मैं एक जगह डॉक्टर साहब बैठा हुआ था एक क्लिनिक में, तो वो कहीं पिंडी से लेके आए कि यहाँ से मिल नहीं रहा। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके साथ इन्फेक्शन होने का चांस है, बहुत ज्यादा बुरी इन्फेक्शन जिसमें आंख ज़ाया हो सकती है, आंख पीप से भर सकती है, आंख को निकाला जाता है, मेंटेन नहीं हुआ, बहुत बड़ा। तो अब उससे बहुत आसान और बड़ा आसान और सेफ ये कि आप लेजर के साथ उसको। और ये लेजर कितने देर बाद होगा? वो लेजर जो है वो जरूरत भी नहीं कि आपको हर महीने करनी है, वो 1 या 2 दफा होगा, 3 दफा होगा, उसके बाद पेशेंट का मसला हल हो जाएगा, उसको दोबारा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत अच्छी और बड़ी ही डायनामिक चीज़ है। बल्कि अच्छा, आपकी पॉडकास्ट के तवज्जो से पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में लोगों को इस बात का पता चले कि सब थ्रेशोल्ड डायोड मैकुलर लेजर वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड चीज़ थी इतने सालों से। और जब से ये मसला हुआ है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर पिछले साल एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, उसके बाद इंजेक्शंस देने बड़े कम हो गए और वो वैसे भी ऑफ लेबल इंजेक्शन है, दे वर नॉट मेंट फॉर द आई। तो अब पेशेंट्स को हम बहुत सारे पेशेंट्स को हम लेजर्स के साथ और पर्दे के सेंटर के लिए भी सब थ्रेशोल्ड डायोड लेजर, दोबारा सब थ्रेशोल्ड डायोड लेजर मैकुलर लेजर है जो आप बिल्कुल पर्दे के ऊपर सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। पर्दा खुश भी हो जाएगा और साथ शुगर का असर भी खत्म हो जाएगा और आप उन नालियों को भी आप केटर कर लेंगे जो नहीं फटने वाली होती हैं। इस तरह हम शुगर के पेशेंट को लेजर के साथ ट्रीट कर लेते हैं। और अगर खुदा न खास्ता पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है, ब्लड हो गया, ब्लड एब्जॉर्ब हो गया, नहीं ठीक हुआ और वो ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है, तो हम चुप करके पेशेंट की आंख के अंदर जाके वो सारा ब्लड सक आउट कर लेते हैं। एक खास कटर होता है जो हमें काटता भी है और वो सक भी कर लेता है और उसको साफ भी कर देता है और उसके अंदर आंख के अंदर लेजर भी कर देते हैं और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ना सिर्फ आंख बच जाती है, बनाई बच जाती है और पर्दा भी वापस आ जाता है। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहब, गर्मियाँ आ रही हैं, पसीना भी आता है सारा, बहुत सारा एक मसला देखें ना, ये जो जगह है यहाँ खारिश होती है, जलन होती है बहुत सारे लोगों को, ये क्या है? देखिए, एक तो रिजवान सबसे बड़ी वजह है कि आपने ग्लासेस लगाए हुए और वही मेरे सामने जो ग्लासेस जो है दे आर द कॉज, दिस इज फॉर द पब्लिक। अब रिजवान भाई की भी ग्लासेस नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे ये ग्लासेस के बगैर होंगे ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। जब ग्लासेस का जो एज जब आपकी आंख के करीब बड़ा होता है। मेरा सवाल ये कि ये चीजें यहाँ खारिश होती है, उसी तरफ आ रहा हूँ। एक तो ये कि आपके जहाँ पे ये लैंड किए हुए यहाँ पे कॉन्टैक्ट की वजह से डर्मेटाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज वन कंडीशन। सेकंड क्या होता है कि ये जो आपने जहाँ पे आपने हाथ लगाया है, ये एटमॉस्फेरिक चेंज होने की वजह से यहाँ पर एक बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं पिंगिकुला, हम अपनी जुबान में कहते हैं, बट आपके लिए छोटा सा देखो ना, यहाँ पे गोल सा दाना सा बना हुआ है कुदरती तौर पे, ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, अक्सर वैक्स जमा हो जाती है, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है। और क्या होता है जो पोलन एंड ऑल दैट
जाने से पहले वो इस जगह से गुजर के जा रहे होते हैं। अगर आंख में रिएक्ट करेंगे ना, जब आप ऐसे ब्लिंक करेंगे तो वो सारे इकट्ठे होकर इधर ही पहुंचेंगे। तो इस जगह पे आके दे विल रिएक्ट, और वो रिएक्ट करेंगे तो उसके बाद वहाँ पे एक फ्लेयर अप इंजेक्शन रिएक्शन होगा। इस वजह से जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस या एलर्जी की चेंजेस इस वेदर के अंदर, एक्सट्रीम वेदर में होते हैं, गर्मियों के अंदर होंगी, तकरीबन सारे बच्चों को और सारे लोगों को बहुत ज़्यादा खारिश होती है, इसे एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए बड़े सेफ ड्रॉप्स होते हैं। ऑल्पिडाडिन सॉल्ट होता है, ठीक है, वो ऑल्पिडाडिन सॉल्ट के नाम से ही आता है। तो उसमें आप वो 2 या 3 दफ़ा दिन में डाल लेंगे, और वो सॉल्ट का नाम है बेसिक, उसमें मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स होते हैं, लेकिन वो सॉल्ट सेफ है। उसके साथ एलर्जिक रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगा, पेशेंट को खारिश नहीं होगी। ऑलपेटाडीन, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपने हाथ नहीं लगाना। The more you react, पानी नहीं है, देखिए पानी आ रहा है या खारिश हो रही है तो क्या करें? टिश्यू आपने इस्तेमाल करने देना है। आप पानी, देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप उसको गुड टैप वाटर को ऊपर करके, जैसे आप वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसमें अपने आंखों को धोते नहीं है, आप आंखों के साथ धो लें, उससे कुछ नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं होगा। उससे क्या होगा, एक वाटर फ्लश इन एंड फ्लश आउट हो जाएगा। तो मोमेंट आप उसको टच करेंगे, आप इरिटेट करेंगे, उस कंजक्टिवा को करेंगे, आप एडेनेक्सिया को करेंगे, पेंगिंगुला करेंगे, और साथ रही से कसर होगा, आप ऊपर से इन्फेक्शन भी कॉज कर देंगे। सो आई वुड सजेस्ट, जिस तरह मैंने बताया, बड़े आराम से आप आंखों को धो सकते हैं, और उसके साथ इंशाल्लाह मसला हल हो। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। मेरी आंख में भी आप देख रहे हैं पानी आ रहा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मेरे दोस्त हैं, उनकी आंखों में पानी आता है। मैं एक डॉक्टर साहब में, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हो सकता है मुझे ब्लॉकेज हुई है, ड्रेनेज जो है, उन्होंने वो, मैं एक दफ़ा उनके पास गया, उन्होंने खोली, वो मेरा हालत कोई 2-3 दिन बाद फिर यही मसला। ये पानी, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कोई? ब्यूटीफुल रिजवान, आपने आज सारे बड़े हॉट टॉपिक्स उठाए हैं। इन सारे टॉपिक हम पॉडकास्ट भी करेंगे। वैसे इन्होंने सारे मशवरे ले लिए मुझसे। मैं चाहता हूं नाज़रीन, जो हमारी ऑडियंस है, वो भी जरा उनकी अवेयरनेस हो जाए। अच्छा, अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये एक अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ सिस्टम है, जिसमें एक लैक्रिमल पंप, एक खुद कुदरती एक पंप बनाया हुआ है। आपको पता है, ये जो जगह है ना नाज़रीन के लिए, ये लैक्रिमल पंप है, इसे कहते हैं। जब आप आंख बंद करते हैं तो ये ऑर्बिकुलरिस मसल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि स्पर स्ट्रिंग की तरह, यहाँ पर एक पंप होता है, इसको पुश करता है और पानी सारे का सारा ड्रेन आउट कर देता है। देखिए, ये आपकी आंख के अंदर, अगर कैमरामैन जो इसको, आपकी आंख के नीचे इस साइड के ऊपर एक बड़ा छोटा सा सुराख है, और दूसरी तरफ भी आपकी देखिए, इस आंख के इसके अंदर एक बहुत छोटा सा सुराख होता है। इधर दोनों आंखों के नीचे एक सुराख है और ऊपर भी सुराख है। तो ये 2 सुराख है, ऊपर और नीचे, और इन सुराख में पानी ड्रेन होता है, जिस तरह एक ड्रेनिंग चैनल होता है सर, नाली होती है ना, नाली का एक मुंह होता है जहाँ से अपना पानी नहीं गुजरना है, वो ड्रेनिंग चैनल पानी को कलेक्ट करता है इस सैक के अंदर। यहाँ पे एक सैक होता है, उस सैक से नीचे एक नेज़ोलैक्रिमल डक्ट कहते हैं, वो नीचे जाती है। अब आप जब सांस लेते हैं ना, आपने सांस लिया और जब सांस निकाला, तो उस सांस के साथ वो जो आपके आंसू हैं, वो एटमॉस्फेयर के अंदर चले जा रहे होते हैं, ऑल द टाइम वो ड्रेन हो रहे होते हैं, वो इवेपोरेट हो रहे होते हैं। ये अल्लाह का एक निज़ाम है जो पैदाइशी शुरू से इंसान का चल रहा है। अब पानी कहाँ से आ सकता है? पानी कहाँ पे आता है? हमारे पास क्या क्या चैनल हो, ये सुराख हो गए नंबर 1, सुराखों के बाद नालियाँ होंगी नंबर 2, उसके बाद सैक आ गया नंबर 3, और डक्ट आ गई नंबर 4। यानी कि नाज़रीन के लिए 4 ऐसी जगह हैं जहां पे अगर ब्लॉकेज आ जाए तो पानी आंख से बाहर आना शुरू हो जाएगा। सबसे कॉमन कंडीशन बच्चों में, ये डक्ट जो होती है ये बंद होती है। पैदाइशी तौर पे बच्चा 6 माह तक उसको लगता है ये डक्ट खुलने में, अल्लाह की तरफ से ये बात है। 6 माह के बाद कैनालाइजेशन पूरी हो जाती है, तो उसके बाद उसको पानी आना बंद हो जाता है। कुछ बच्चों को, जिस सामने देखा होगा, पानी आना शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है, बाद में अगर किसी को पानी आता है तो 90% केसेस में क्या होता है, पंक्टल स्टीनोसिस होता है। पंक्टल, ये जो नालियाँ है ना, इनका जो मुंह है, आइदर इसका मुंह जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा या बंद होगा, या उसका जो लैक्रिमल पंप है वो सही तरह काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो पानी ड्रेन आउट नहीं हो पा रहा। सो हमारे पास हर लेवल के ऊपर डायग्नोज करने के बाद 100% सोल्यूशन है। आपने डायग्नोज करना है, अगर आप पानी आ रहा है डक्ट की वजह से और डक्ट बंद है तो डक्ट खोल दें। अगर लैक्रिमल पंप की वजह से, वो ओल्ड एज होता है ना, ओल्ड एज पेशेंट्स के लैक्रिमल पंप वीक हो जाते हैं। अब अगर यंग पेशेंट को पानी आ रहा है, उसका मतलब उसका पंक्टम स्टीनोज्ड हो गया है। मतलब अगर आपको 4-5 दफ़ा आपने ड्रॉप्स डालते हैं, वो खास ड्रॉप्स होते हैं, उसके साथ पंक्टल स्टीनोसिस होता है, उसमें हम स्टेंट डाल देते हैं। सिंपल एक पंक्टल स्टेंट होता है, जस्ट 5 मिनट का काम, बैठे बैठे इंसान के, कोई सर्जरी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठे बैठे पेन की तरह आप इंसर्ट कर देते हैं और उसके साथ पानी आना बंद हो जाता है आपकी आंख के अंदर। और ये कोई पेनफुल कुछ भी नहीं, सिंपल आपने देखना है सामने, और इस डक्ट को
पेन की तरह पुश इन करके उसको अंदर आप तो निकाल उससे कोई इरिटेशन वगैरह नहीं होती वो बाद बड़ा में? वो आँख की डक्ट के अंदर जाके उसकी डक्ट का मुंह को ऐसे ओपन कर देता है, जिससे कार्डिक स्टेंट्स होते हैं खून की नालियों को खोलने के लिए। इसी तरह वो जो पंक्टम होगा वो इस तरह बंद होगा, आप उसके अंदर जाके ऐसे स्टेंट इंसर्ट करेंगे, वो स्टेंट इस तरह करके मुंह खोल देगा अपना। ठीक है। तो यानी कि जो पानी स्टीनोसिस की वजह से वो नहीं निकल रहा, स्टेंट डालने के बाद वो ओपन रह जाएगा, तो उसमें से ड्रेन होना शुरू हो जाएगा और पानी आना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, मशवरा एक चाहिए आपको कि क्या एक्सरसाइज, मतलब जो नहीं डॉक्टर के पास आ सकते, अब जो इस वक्त आपको यूट्यूब फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं लोग, कैसे अपनी नज़र जो है ना, आपकी जो आई साइट है वो 6x6 में कोई ऐसी एक्सरसाइज जो घर में लोग कर सकते हैं आसान, कि यार आपकी जो 70-80 साल में आपकी 6x6 रहे नज़र? देखिए, आई रियली विश, आपकी इतनी अच्छी बात है और इतनी अच्छी वो ख्वाहिश है, और आई रियली वांट ऑल द पीपल दैट दे शुड बी एबल टू एंजॉय दिस। मैं तो ये चाहूँगा कि सारी दुनिया ये एंजॉय करे। देखिए, एक्सरसाइज आपका कारोबार लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो आपने पूछी वो ये है कि सर आपने अपने मसल्स को रिलैक्स रखना है। अकोमोडेशन शुड बी एट रेस्ट। अब मैं हम हर वॉक ऑफ लाइफ के लिए बात करूँगा। सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए बात करते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है जो बहुत छोटा है और वो बुक वगैरह पढ़ रहा है और वो बुक के ऊपर बिल्कुल झुक के पढ़ रहा है, तो सबसे पहले पेरेंट्स के लिए कि जिनको मेक श्योर करें गुड वर्किंग डिस्टेंस 1.5 फीट का बनाएं। अगर वो नज़दीक कर रहा है, उसको मसल्स ओवर एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, और उसका मैं लिख के दे दूंगा विद इन अ ईयर उसका नज़र ख़राब होना शुरू हो जाएगी, और 2 साल 3 साल 4 साल फिर वो नज़र ख़राब होती चली जाएगी। एक्सेसिव अकोमोडेशन की वजह से मार्केट शिफ्ट आती है। एक तो बच्चों का डिस्टेंस बढ़ा करें। उसके बाद फिर आप थोड़ा से बड़े लोगों की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर लोग पे काम करते हैं, बैंकर्स होते हैं, या ऐसे जो एडिटर्स होते हैं जो काम करते हैं, जिन्होंने बहुत सारा स्क्रीन टाइम होता है। अगेन उनके लिए होता है कि आफ्टर एवरी 10 to 15 मिनट्स ऑफ वर्किंग इन योर जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने काम करना है, 15 मिनट के बाद आपने अपनी आंखें वहाँ से उठाकर किसी जगह के ऊपर देखनी जो 10 फुट या 15 फुट दूर पे हो, और आप मसल्स को रिलैक्स कर लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप काम करी जा रहे हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट देखें, आपने 10 सेकंड की भी अगर आप सामने किसी 10 फुट चीज़ को देख रहे हैं तो आपके मसल्स रिलैक्स हो जाए। ये वो लोग हैं जो 24 घंटे कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह यूज कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत है। उनको आफ्टर 15 मिनट 10 सेकंड की और मोबाइल देखने वालों के लिए 15 मिनट के बाद 10 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा तो नहीं फॉर एवरी पीपल, फॉर 15 सेकंड 10 सेकंड मसल्स विल बी रिलैक्स। उनकी वर्किंग आवर बढ़ जाएंगे, उनकी मसल्स की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, बिकॉज ये वरना क्या होगा, वो स्पैस्मोटिक होते जाएंगे, फिर वो कहेगा कोई प्रेस वैपिक शिफ्ट आना शुरू हो जाएगी, एंड देन इट विल कीप ऑन डिटेरियोरेटिंग। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं उन मिडिल एज लोगों की जो प्रेस वैपिक होना शुरू हो गए, जिनको नज़दीक नज़र आना कम, उन्होंने रोशनी बढ़ानी है। एक्सरसाइज इस टिप कि उन्होंने रोशनी बढ़ा के काम करें, अंधेरे में काम नहीं करना। 40 से लेकर 50 साल के जितने लोग हैं ना, उन्होंने मेक श्योर करना कि दे हैव टू वर्क इन अ गुड लाइट। दे वर्क इन लेस लाइट, दे विल बी स्ट्रेनलेस। वर्किंग एनवायरनमेंट कम हो जाएगी, मसल्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, मोतियाकार मोटी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट 60 साल के बाद डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट के अंदर विटामिन ए इज द पैरामाउंट अमाउंट, बच्चों के लिए भी, बल्कि विटामिन ए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब विटामिन ए कहाँ से मिलेगा? सबसे रिच सोर्स आपको पता है, कैरेट, बीटा कैरोटीन। कैरेट के अंदर क्या होता है? विटामिन ए, जिसका टेक्निकल नाम क्या है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, कैरेट का नाम ही कैरोटीन, कैरेट पड़ा इसलिए क्योंकि बिकॉज दे हैड बीटा कैरोटीन। सो बीटा कैरोटीन मैं क्यों कह रहा हूँ, कैरेट्स के अंदर अब तमाम विजुअल साइकिल्स फॉर द ऑडियंस के आंख के रेटिना के अंदर रोशनी के पड़ने के बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर जो इमेज आपके दिमाग में जा रहा है, उन सब के अंदर जो को फैक्टर है वो है बीटा कैरोटीन। विटामिन इज द सोल कोज, सोल वर्किंग एनवायरनमेंट। वो सारे के सारे जो अंदर जितना रिएक्शन हो रहा है, हर को फैक्टर के अंदर, हर को रिएक्शन और हर को चेंज के अंदर। अब आप इमेजिन कर देखिए, इस वक्त मैं आपको देख रहा हूँ, आप कुदरत को देखिए, सुभान अल्लाह कहने को दिल चाहता है कि कलर भी मुझे पता चल रहे हैं, मुझे डेप्थ परसेप्शन भी पता चल रही है, मुझे ये भी पता चल रहा है कि किस जाविये पे, किस एंगल पे बैठा हुआ है। अब ये कैसे परसेप्शन हो रही है? ये परसेप्शन इस तरह हो रही है कि लाइट एक एक्शन पोटेंशियल है, एक एनर्जी है, वो जाके खास सेल्स जिसकी खास वेवलेंथ है। अब मुझे आपकी दाढ़ी का कलर पता चल रहा है, साथ स्किन का पता चल रहा है। ये स्किन और दाढ़ी का कलर मुझे क्यों डिफरेंशिएशन हो रही है? बिकॉज जो दाढ़ी के कलर के एक्शन पोटेंशियल सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं उस लाइट के ऊपर, और जो स्किन कलर के एक्शन सेल्स हैं वो उस, यानी कि ये सच अ कॉम्प्लेक्स
इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स सारे का सारा सिस्टम है जिसमें लाइट का छोटा सा एक्शन पोटेंशियल, यानी कि एक लाइट का छोटा सा स्पार्क होता है जो एक एक्शन पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करता है, और वो इतने सारे सेल्स हैं जो इकट्ठे मिलकर एक इमेज आपको सामने देते हैं। जिससे एलईडीज है, एलईडीज बल्ब देखें, छोटे 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 बल्ब होते हैं, वो छोटे छोटे बल्ब मिलकर एक इतनी बड़ी इमेज और पिक्चर बना देते हैं। सो इमेजिन करें अल्लाह की ज़ात ने कितना एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया हुआ है, और फिर वो सब के सब किस तरह वर्क कर रहा है विटामिन ए के ऊपर, द को फैक्टर इन इट। सो विटामिन ए, इसे मेरी कहानी बनाई सारी की सारी कि अवाम को ये याद रह जाए कि विटामिन ए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो विटामिन ए जी रेटिना के लिए, इवन जो अंधराते के पेशेंट्स होते हैं उनको विटामिन ए ही हाई डोज विटामिन ए देते हैं। ठीक, बाकी जो बुजुर्ग होते हैं उनकी एएमडी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो क्या होता है, विटामिन ए दिया जाता है और साथ ज़ैंथीन दी जाती है। सो एक्सरसाइज ये चीज़, वो टिप क्या हो गया, विटामिन ए, उनकी डाइट में विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स। फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स इससे ज़रूरी है कि जो फ्री रेडिकल्स अब आवाम के लिए ये है कि कुछ ऐसी डाइट होती है जैसे कोयलों या ऐसी कोई चीज़ जिसमें बनी होती है, उसके अंदर टॉक्सिक रेडिकल्स होते हैं जो आंख के जाके पर्दे को और साथ लेंस को हैम्पर करते हैं। आपको बताऊँ इस बात, जो बारबेक्यू हम खाते हैं एट टाइम्स वो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ होती है। अब आपको बताऊँ एक बात, कैन यू इमेजिन, मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं सर 70 ईयर्स एज होती है, उनका लेंस ऐसे लग रहा होता है 28 साल का है। मैं उनको, दिस इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो अस्टैनिशिंग फॉर मी कि मैं एक पेशेंट को देखा, मैंने मतलब कुछ दिन पहले, अगर बड़े रूटीन में होता है ऐसे, आप पर्दा देखते हैं, आप लेंस देखते हैं, आपको लगता है जैसे 28 साल का लड़का है, वो कहते हैं सर मैं 78 ईयर्स। सो उनसे जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनकी डाइट, उनकी एक्सरसाइज, उनकी वॉक, ये सारे क्या होते हैं, ये टॉक्सिक रेडिकल्स को प्रोड्यूस नहीं करते, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती आँख के अंदर, और वो जाके डैमेज नहीं करते लेंस को और परसों को, पट्टों को। सो रिजवान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपने मेक श्योर करना है उसकी डाइट बहुत अच्छी हो। एंटी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन ए, गाजरों का हलवा, गाजर और बादाम वगैरह, इसमें बड़ा रिच सोर्स है डी का, ए का, ई का, एंटीऑक्सीडेंट्स का साथ, ठीक है, और साथ लीफी ग्रीन वेजिटेबल, पालक शालक सैलड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बेसिकली कम्बिनेशन है जिसके साथ पेशेंट्स को बहुत हेल्प होती है और उनकी नज़र बेहतर रहती है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, ये जो आपके बारे में एक दफ़ा आप टीवी पे आ रहे थे तो क्या कि डॉक्टर 1 मिनट में ऐनक उतार देता है, 10 सेकंड, 10 सेकंड, हाँ 1 मिनट तो बहुत, 60 सेकंड हाँ, हमने 5 सेकंड की बता देनी है, 10 सेकंड में आप ऐनक, ये वाकई सच है? That's good. चलिए रिजवान, अच्छा आज हम एक इसी के लगे मूड में बैठे हुए हैं। देखें, दिस इज सो ट्रू, मेरे पास सारी दुनिया से ये पेशेंट आते हैं कराने के लिए। जो देखिए, आपने मशीन जो आपने यूज़ करनी है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इम्पल्सेस हैं वो ऐसी सिंक्रोनाइज किस्म की होती है कि आपने एक काम जो 20 मिनट में करना है, अब आप मुझे बताएं, एक मशीन 20 मिनट में काम कर रही है, 20 मिनट तक उसके अंदर बम्बार्डमेंट्स हुई जा रही है। 20 मिनट में टिश्यू डैमेज ज़्यादा होगा कि 10 सेकंड में टिश्यू डैमेज ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली 20 मिनट के अंदर आप टिश्यू हैंडलिंग कर ही जा रहे हैं। उसके बाद उसको हमने फ्लैप को जब उठाया तो आधा चिपका हुआ है, आधा चिपका हुआ नहीं है। उसके बाद वो सेपरेट हुआ, उसके बाद जब वो जोड़ा है तो उसके बाद उसके एजेस भी उस तरह अप्रॉक्सीमेटेड नहीं, वर्सेस एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें सिर्फ 10 सेकेंड्स, मैं पेशेंट्स को कहता हूँ जी काउंट करें, अब मैं पैडल प्रेस करने लगा हूँ, 1 2 3 4 एंड इट्स डन। I've got so many videos, नेट के ऊपर में एक बड़ी दफ़ा दिखाया, प्रेजेंट किया, ये ऐसा बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच है। 10 सेकेंड्स ही लगते हैं और रिकवरी टाइम इज जस्ट 15 to 20 minutes। हाफ एन आवर पेशेंट इज फाइन, कुड ड्राइव बैक। आप आए हैं, 10 सेकंड लगे, ऐनक उतारी, 15 मिनट बाद आप यू कैन ड्राइव, यू कैन वॉक, गो बैक होम, ड्राइव करके जाए आप। ऑलवेज मेरे पास पेशेंट आते हैं गुजरावाला से, सियालकोट से, दे ड्राइव बैक ऑन मोटरवे आफ्टरवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मिजान, थैंक यू फॉर योर टाइम। नाज़रीन, इजाज़त दें, एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ फिर हाज़िर होते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।